ठीक है, वापस से कहानी स्टार्ट करते हैं। अभी वॉइस क्लियर सब लोगों को? एक बार फटाफट से कंफर्म कर दो बेटा, जल्दी जल्दी से रेस्पॉन्स चाहिए मेरे को, जल्दी 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 जल्दी। अभी क्लियर है? फटाफट से रेस्पॉन्स दो। अभी भी नहीं आ रही है आवाज? अब तो मेरे हिसाब से वॉइस पहुंचनी चाहिए सबके पास में। क्लियर है? क्लियर है? ओके, चलो जी, एक बार वापस से कहानी स्टार्ट करता हूं बेटा। ग्राफिकल अप्रोच में आज जो हमें डिस्कस करना है वो है स्लोप और एरिया, दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, मैं बीच बीच में चेक करता हुआ चलूंगा वो इसको। स्लोप और एरिया दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। स्लोप की अगर हम बात करें तो बात कहां से स्टार्ट हुई? मान लो एक्स और वाई के बीच में कोई कर्व हमें दिया है, कर्व के इस पॉइंट पर मुझे स्लोप कैलकुलेट करना है। मैंने इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट का एक्स एक्सिस के साथ में एंगल थीटा लिया, टेन थीटा मैंने कैलकुलेट किया, जो टेन थीटा मिला उसी को स्लोप का। अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात करूं तो y इक्वल्स टू mx प्लस सी हमने जनरल इक्वेशन लिखा था, स्ट्रेट लाइन का लिखा था। उसमें भी हमने ये बोला था कि ये जो m है ये स्लोप है, और अगर याद हो तो m को ही हमने टेन थीटा भी लिखा था। याद आ रही है ये बात? 100% क्लियर है? तो यहां पर हमने स्लोप को टेन थीटा लिखा। पॉइंट अब ये है, क्वेश्चन अब ये है कि सर अगर मैं स्लोप कैलकुलेट करूंगा तो मैं टेन थीटा ही क्यों लूं? मेरे पास में दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और है, साइन थीटा और कोस थीटा। स्लोप की अगर बात करनी है तो टेन थीटा ही क्यों लेना है? कोई बता सकता है इसका आंसर? कोई आंसर बता सकता है इसका? कहानी समझ लेना बेटा, इसके पीछे क्या है कि अगर हम स्लोप की बात कर रहे हैं तो टेन थीटा क्यों ले रहे हैं। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बनाया, ठीक है, और मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बनाया। एग्जांपल से समझना भी इस चीज को, ठीक है। एक कॉमन सेंस वाली अगर बात करें तो दोनों में से किस में स्लोप ज्यादा है? नंबर एक में स्लोप ज्यादा है, नंबर दो में स्लोप ज्यादा है? स्लोप नंबर एक में स्लोप ज्यादा है या नंबर दो में स्लोप ज्यादा है? कॉमन सेंस से बात करें तो इसमें स्लोप ज्यादा है, इसमें स्लोप कम है, ठीक है। अब यहां अगर मैं सपोज परपेंडिकुलर ले रहा हूं 1 और यहां पर भी मैं परपेंडिकुलर ले रहा हूं 1, ठीक है भाई, और मान लो ये जो बेस है ये 2 है और यहां पर जो बेस है वो 4 है। देखकर भी पता लग रहा है कि यहां पर जो बेस है वो कम है और यहां पर बेस ज्यादा है। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों में मैंने परपेंडिकुलर की वैल्यू सेम ली है, बेस की वैल्यू मैंने 2 और 4 ली है, ठीक है। अब यहां पर परपेंडिकुलर और बेस 1 और 2 है, यहां पर परपेंडिकुलर बेस 1 और 4 है। यहां अगर मैं tan थीटा कैलकुलेट करूं तो 1/2 आएगा, और यहां अगर मैं tan थीटा कैलकुलेट करूं तो 1/4 आएगा। दोनों में से tan थीटा की वैल्यू कहां पर ज्यादा है? यहां पर वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। तो बेसिकली जो स्लोप है, अगर मैं लॉजिकली सोचूं तो ये जो स्लोप है ये इस चीज से डिसाइड हो रहा है कि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो कितना है। सही बात है। यहां परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो अगर मैं लेता हूं तो 1/2 है, यहां अगर मैं रेशियो लेता हूं तो 1/4 है, तो रेशियो यहां पर ज्यादा है, यहां पर रेशियो कम है। बोलो ये बात समझ में आती है? तो यहां पर रेशियो कम हुआ और यहां पर रेशियो, सॉरी यहां पर रेशियो ज्यादा हुआ और यहां पर रेशियो कम हुआ। तो रेशियो अगर ज्यादा है तो इसका मतलब स्लोप ज्यादा है, और रेशियो अगर कम है तो इसका मतलब स्लोप कम है। तो लॉजिकली अगर सोचा जाए तो स्लोप परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो पर डिपेंड करता है। जहां परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो ज्यादा है वहां पर स्लोप ज्यादा है, और परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है उसको हम क्या कहते हैं? tan थीटा। तो यहां पर tan थीटा की वैल्यू ज्यादा क्योंकि रेशियो ज्यादा, यहां पर tan थीटा की वैल्यू कम क्योंकि रेशियो कम। इसीलिए जब हम स्लोप की बात करते हैं तो tan थीटा की बात करते हैं, क्योंकि tan थीटा से ही डिसाइड होता है कि कहां पर स्लोप कम है और कहां पर स्लोप ज्यादा है। और इसीलिए हम कहते थे कि स्लोप अगर ज्यादा है तो tan थीटा ज्यादा है। लॉजिक समझ में आया या नहीं आया? एक बार वापस से देख लो कि स्लोप की अगर बात करनी है तो मुझे परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो देखना है। जहां पर मुझे परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो ज्यादा मिलेगा वहां पर स्लोप ज्यादा है, जहां पर परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो कम मिलेगा वहां पर स्लोप कम है, ठीक है। यहां रेशियो ज्यादा है तो यहां पर स्लोप ज्यादा है, यहां रेशियो कम है तो यहां पर स्लोप कम है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि स्लोप का मतलब tan थीटा समझा जाए। बोलो ये वाला पॉइंट क्लियर है या नहीं है? फटाफट से बोलो, क्लियर है कहानी?
तो स्लोप का मतलब हुआ tan थीटा। ठीक है, अब इस ग्राफ की थोड़ी सी स्टडी और करनी है। हमने समझ लिया कि भाई स्लोप अगर चाहिए तो हमें tan थीटा कैलकुलेट करना है। मुझे ये पता लगाना है कि ये जो कर्व है इसमें स्लोप का क्या हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैंने ऐसे पॉइंट्स ले लिए, जैसे एक पॉइंट यहां ले लिया, एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया, एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया। पॉइंट नंबर 1 मान लो, पॉइंट नंबर 2 मान लो, पॉइंट नंबर 3 मान लो। अब तीनों पॉइंट पर चेक करके देखते हैं, इधर से इधर की तरफ हम जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 पर अगर बात करते हैं तो स्लोप के लिए मैं ये टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और इधर वाला एंगल थीटा आएगा। बोलो ये वाली बात सही है। सो 1 के लिए अगर मैं देखता हूं तो ये थीटा आ रहा है, 2 के लिए अगर मैं बात करता हूं तो ये थीटा आ रहा है, 3 के लिए अगर बात करूंगा तो ये टेंजेंट आएगा और ये एंगल थीटा आएगा। बोलो बेटा ये बात क्लियर है। अब ध्यान से अगर मैं देखूं तो इधर से इधर जाने पर थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मतलब टेन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो थीटा के इंक्रीज होने के साथ में टेन थीटा इंक्रीज हुआ और टेन थीटा के इंक्रीज होने के साथ में स्लोप इंक्रीज हुआ। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस कर्व में अगर बात की जाए तो स्लोप इंक्रीज हो रहा है क्योंकि थीटा इंक्रीज हो रहा है। पॉइंट क्लियर हुआ? यस और नो? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरा कर्व अगर मैं लूं, ये वाली चीज मैं हटा सकता हूं यहां से। ये तो हमने स्लोप वाली कहानी को समझा था कि भाई स्लोप की अगर हम बात करते हैं तो टेन थीटा क्यों ले रहे हैं। मान लो दूसरा कर्व है एक्स और वाई का कुछ इस तरह से, ठीक है। अच्छा, इसको देख करके इतना तो हम बता ही सकते हैं कि स्लोप कांस्टेंट है या नहीं है। इतना तो आइडिया हमें लग रहा है। क्या सारे पॉइंट्स पर टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद में थीटा की वैल्यू सेम आएगी? थीटा की वैल्यू सेम नहीं आएगी। थीटा सेम नहीं आएगा तो टेन थीटा सेम नहीं आएगा। अब यहां पता लगाना है कि स्लोप इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो जैसे यहां किया वैसे यहां कर लेते हैं। कैसे? पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, रैंडमली 3 पॉइंट ले लो। इस पॉइंट पर बात करें तो ये टेंजेंट आया, ये थीटा आया। इस पे बात करें ये टेंजेंट आया, ये थीटा आया। इस पे बात करें ये टेंजेंट आया, ये थीटा आया। ठीक है, यहां की जो कहानी है यहां की कहानी से उल्टी है। यहां आगे बढ़ने के साथ में थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है सर, हो रही है ना। थीटा डिक्रीज होने का मतलब है कि टेन थीटा डिक्रीज हुआ और टेन थीटा के डिक्रीज होने का मतलब है स्लोप डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो अब कर्व को देखते ही हमें पता लग जाएगा कि जिस कर्व में थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही हो वहां पर हम कहेंगे कि स्लोप इंक्रीज हो रहा है, जहां पर थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही हो वहां पर हम कहेंगे कि स्लोप डिक्रीज हो रहा है। ये वाली बात क्लियर? तीसरी कैटेगरी ये आ जाएगी कि मान लो एक्स और वाई का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। इस पर डिस्कशन हम स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में भी कर चुके हैं। यहां पर अगर मैं चेक करूंगा तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, तीनों पॉइंट्स पर टेंजेंट करूंगा तो सेम स्ट्रेट लाइन आएगी। सेम स्ट्रेट लाइन आएगी तो क्या तीनों पॉइंट्स पर थीटा की वैल्यू सेम होगी? यस और नो? थीटा की वैल्यू सेम होगी तो टेन थीटा सेम आएगा और टेन थीटा सेम आएगा तो स्लोप कांस्टेंट आएगा। तो इस वाले ग्राफ में अगर हम बात करें तो हमें स्लोप कांस्टेंट मिलेगा भैया। कहानी क्लियर हुई? ठीक है, तो ऐसा कोई कर्व आया तो इसका मतलब स्लोप इंक्रीजिंग, ऐसा कोई कर्व आया इसका मतलब स्लोप डिक्रीजिंग, और ऐसा कोई कर्व आया इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट है। बोलो यस और नो? फटाफट से मेरे को कंफर्म करो यहां तक, जल्दी जल्दी से बात बताओ, फटाफट से आंसर दो। बहुत कुछ काम करना है आज की क्लास में, बहुत कुछ काम करना है। सर टेंजेंट ड्रॉ करना कौन सी क्लास में पढ़ाया, कौन सी क्लास में पढ़ाया जाता है बेटा? अब ये तो मैं तेरे को कंफर्म क्या बताऊं कि कौन सी क्लास में टेंजेंट ड्रॉ करना पढ़ाया जाता है। बाकी टेंजेंट का मतलब तेरे को समझ में आना चाहिए। इस चीज में अभी मेरे को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि टेंजेंट ड्रॉ करना कहां सीखते हैं अपन, है ना। टेंजेंट ड्रॉ करने का मतलब हुआ कि उस पॉइंट पर टच करते हुए एक लाइन जानी चाहिए कर्व पर। जैसे यहां मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये टच करते हुए लाइन जाएगी, ये टेंजेंट का मतलब है। ठीक है, क्लियर है यहां तक सबको? चलो ये हमारी स्लोप वाली बात हुई, एक बार एरिया की बात और कर लेते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ कर्व, फिर उसके बाद में काइनेमेटिक्स से इस चीज को कनेक्ट करेंगे। एरिया ऑफ कर्व का क्या मतलब हुआ? मान लो एक्स और वाई का कोई भी कर्व दिया, ऐसा वैसा कहीं भी शेप ले लो, ठीक है, जनरल कोई भी मैंने शेप ले ली। अब सपोज मुझे इस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन का मुझे एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है,
अच्छा एरिया में कैलकुलेट कर लो अगर रेगुलर शेप हो तो। रेगुलर शेप मतलब कोई रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, स्क्वायर हो, तब तो मैं उनको एरिया कैलकुलेट कर सकता हूं। ये तो इरेगुलर शेप है, टेढ़ा मेढ़ा मामला है, तो इसका एरिया मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? उसके लिए एक तरीका है। तरीका यह है कि यहां पर हम एक पतली सी स्ट्रिप लेंगे, बहुत ही थिन स्ट्रिप। ये पतली सी एक स्ट्रिप वाई एक्सिस के पैरेलल, ये पतली सी स्ट्रिप ली हमने, ठीक है। अब इस स्ट्रिप की जो लेंथ है वो लेंथ वाई एक्सिस के अलोंग है, तो स्ट्रिप की लेंथ ले ली हमने वाई, और इसकी जो विड्थ है वो एक्स के अलोंग है, तो इसकी विड्थ ले ली हमने dx। अब यहां पर डाउट हुआ होगा, होना भी चाहिए कि सर आपने लेंथ वाई के अलोंग लिया तो इसको तो वाई नाम दे दिया, विड्थ जो ले रहे हो एक्स एक्सिस के अलोंग ले रहे हो उसको नाम dx दे रहे हो, एक्स नहीं दे रहे हो। तो ये बात है एलिमेंट वाली, ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया हुआ है कि जब हम बहुत छोटी वैल्यू लेते हैं, बहुत ही स्मॉल वैल्यू लेते हैं, तो उसके लिए हम साथ में डी लगा देते हैं। अभी मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, एक पतली सी स्ट्रिप लेनी है, पतली सी स्ट्रिप, इसका मतलब उसकी विड्थ बहुत कम लेनी है। सो विड्थ अगर मैं बहुत कम ले रहा हूं तो इस विड्थ को x के बजाय मैंने dx कहा, क्योंकि ये विड्थ बहुत कम ली है, ठीक है। अच्छा इस विड्थ को कम लेने का रीजन क्या है? हर चीज का लॉजिक समझ कर चलना है कि इस विड्थ को इतना कम लेने का लॉजिक क्या है। उसका लॉजिक ये है कि अगर मैं ये विड्थ कम लूंगा मतलब ये वाली विड्थ भी कम होगी। अब ध्यान से अगर मैं देखूं तो यहां पर ये थोड़ा सा ऐसा है जिगजैग फॉर्म में, लेकिन अगर विड्थ मैं कम लूंगा तो मैं ये वाला जो पोर्शन है इसको ऐसे में स्ट्रेट लाइन मान सकता हूं ऐसे, क्योंकि विड्थ कम है तो मैं इसको इसके पैरेलल कंसीडर कर सकता हूं, इसके पैरेलल यहां पर, क्योंकि मैंने विड्थ बहुत कम ली है तो इसको इसके पैरेलल कंसीडर कर लूंगा, तो ये अपने आप में जो स्ट्रिप है ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बन जाएगी। पतली स्ट्रिप लेने का रीजन क्या है? भाई बहुत चौड़ी स्ट्रिप लोगे आप, जैसे ये स्ट्रिप लिया आपने, अब आप इसको रेक्टेंगल थोड़े कंसीडर कर लोगे क्योंकि ये लेंथ कंसीडरेबल है और ये इसके पैरेलल भी नहीं है, जिगजैग ऐसे जा रहा है ग्राफ, तो ये जा रहा है आपका ग्राफ। अब आप इसको इसके पैरेलल थोड़े कंसीडर कर लोगे, लेकिन सोचो अगर इसकी विड्थ को कम करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, बहुत ही कम कर दी विड्थ, मतलब ये कुछ इस तरीके से हो गया पतला सा। ये भी मैं बहुत ज्यादा दिखा रहा हूं, इस थिकनेस को बहुत कम मान लो तो ये ऑलमोस्ट इसके पैरेलल हो जाएगी क्योंकि विड्थ बहुत कम है, और पैरेलल हो जाएगी तो मैं इसको रेक्टेंगल मान लूंगा। रेक्टेंगल मान लूंगा तो मैं इस स्ट्रिप का एरिया लिख सकता हूं। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ। तो इस स्ट्रिप का एरिया dA इक्वल्स टू क्या मिल गया? y dx मिल गया। बोलो ये वाली बात क्लियर है क्या? इस स्ट्रिप का एरिया dA इक्वल्स टू y dx, मैंने इसको रेक्टेंगल मान लिया, ठीक है। अब पूरा एरिया कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि आप यहां से यहां तक का जो पूरा पोर्शन है उसको ऐसे स्ट्रिप्स में डिवाइड करते जाओ, ऐसे पतली पतली स्ट्रिप्स में डिवाइड करते जाओ, जैसे मैंने ये डिवाइड किया ऐसे पतली पतली स्ट्रिप्स बना लूंगा। सारी स्ट्रिप्स का एरिया कैलकुलेट करके सबका मैं टोटल कर दूंगा, तो यहां से यहां तक का टोटल एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। एक स्ट्रिप का मैंने एरिया लिख लिया, सारी स्ट्रिप्स का एरिया लेकर के टोटल करूंगा। ये जो टोटल करने वाली बात है, इस टोटल का मैथमेटिक्स में नाम क्या है? इंटीग्रेशन। ये जो टोटल करने वाली बात है इस बात का मैथमेटिक्स में नाम है इंटीग्रेशन। तो या तो मैं बहुत सारी स्ट्रिप्स बना करके सबका एरिया लेकर के टोटल करूं, या फिर मैं एक काम करता हूं कि एक स्ट्रिप का मेरे पास एरिया आ गया है, मैं उसका इंटीग्रेशन कर दूं, तो क्या ये टोटल एरिया आ जाएगा? इंटीग्रेशन का मतलब ये हुआ ना सारे एरियाज का टोटल। इसका मतलब यहां से हमें एक बात समझ में आई, कहानी से एक शिक्षा मिल गई कि अगर मैं एक्स वाई ग्राफ का एरिया कैलकुलेट कर लूंगा, ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच का ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन का एरिया कैलकुलेट करना है तो मैं इंटीग्रेशन y dx कर दूं। मतलब मैं एक स्ट्रिप लेकर के उसका एरिया कैलकुलेट कर लूं y dx, उसका अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा तो टोटल एरिया आ जाए, ठीक है। तो स्लोप वाली चीज में मुझे कंक्लूजन क्या मिला था कि अगर मुझे स्लोप चाहिए तो मुझे tan थीटा चाहिए। थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है तो tan थीटा इंक्रीज हुआ, स्लोप इंक्रीज हुआ। थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है तो tan थीटा डिक्रीज हुआ, स्लोप डिक्रीज हुआ। थीटा की वैल्यू कांस्टेंट होती तो tan थीटा कांस्टेंट हुआ, स्लोप कांस्टेंट हुआ। ये तो स्लोप वाली कहानी हुई, ठीक है। और यहाँ एरिया वाली कहानी में कंक्लूजन क्या मिला कि एक स्ट्रिप लेकर के उसका एरिया लिख दो, उसका इंटीग्रेशन कर दो, टोटल एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो एरिया में ये वाली बात हमारे दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। स्लोप और एरिया बेसिक कहानी दोनों की समझ में आई या नहीं है?
आगे किसी भी सिचुएशन में ये चीज कैसे अप्लाई होगी वो अभी अपन डिस्कस कर लेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं है। स्लोप और एरिया की बेसिक कहानी समझ में आई है या नहीं आई है, एक बार फटाफट से रेस्पॉन्स देकर के बता दो बेटा। जल्दी से फटाफट से तुरंत रेस्पॉन्स दिया करो। डाउट है तो फटाफट से डाउट लिखो, डाउट नहीं है तो कंफर्म करो। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो जी, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चंस में किस तरह से काम आती है, ठीक है। अब ये जो कहानी है, थोड़ी देर के लिए इस कहानी को भी बहुत ध्यान से सुनना और समझना है। अब मैं ग्राफ वाली इस कहानी को कुछ एग्जांपल्स में अप्लाई करूंगा। उन एग्जांपल्स को लेने से पहले काइनेमेटिक्स की कुछ चीजें ले रहा हूं, छोटी छोटी सी कुछ डेफिनेशंस और रिलेशंस हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में मैं उनका भी नहीं जाऊंगा। बहुत ज्यादा डिटेल में तो तब जाएंगे जब काइनेमेटिक्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तब पूरा डिटेल में ढंग से डिस्कशन करेंगे एक एक क्वांटिटी के ऊपर, ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से। अभी बेसिक बेसिक चीज उनसे रिलेटेड डिस्कस कर रहा हूं, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। इन चीजों पर अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर देखते हैं वो ग्राफ में ये चीजें किस तरह से काम करती हैं। डिस्टेंस का क्या मतलब होता है? डिस्टेंस का मतलब होता है कि पार्टिकल इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक गया, किसी भी पाथ से जा सकता है। सपोज वो इस पाथ से गया, तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए जो भी पाथ उसने सेलेक्ट किया, उस पाथ की जो लेंथ होगी, जैसे ये वाली जो लेंथ होगी, उस लेंथ को ही हम डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या हो गई है? पाथ लेंथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। मैंने अपने तरह से मीनिंग समझाया इसका, इसलिए सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया कि पाथ लेंथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड टू रीच फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। मीनिंग समझ में आया? तो मैं इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए जो भी पाथ लूंगा, उस पाथ की जो भी लेंथ आएगी, उस लेंथ को मैं डिस्टेंस कहूंगा, ठीक है। इसी के साथ में हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन का मतलब क्या हुआ? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचे तो चेंज इन द पोजीशन इतना आया। इसको मैं एक दूसरे तरीके से डिफाइन करूंगा। अभी इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक पहुंचे तो चेंज इन द पोजीशन इतना आया, ये जो लेंथ होगी इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो मैं डिस्प्लेसमेंट को एक दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकता हूं। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना आएगा? मिनिमम डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन का ही होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के अलावा जो भी पाथ होगा उसकी लेंथ इस स्ट्रेट लाइन से तो ज्यादा आएगी। तो मिनिमम डिस्टेंस की अगर बात करें तो स्ट्रेट लाइन का लेंथ, ये जो मिनिमम डिस्टेंस है इसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो हम डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ऐसे भी बोल सकते हैं, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस आता है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये दो बातें क्लियर हुई बेटा? जो भी पाथ हम लेंगे उस पाथ की जो लेंथ आएगी, अब सिंपल तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से मीनिंग समझ लो। डेफिनेशन पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। कॉन्सेप्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है जितना मीनिंग इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मुझे मीनिंग समझना है, और डिस्टेंस का मीनिंग है कि भाई मैं इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए जो भी पाथ लूंगा उस पाथ की लेंथ देख लूंगा कितनी है, उस लेंथ को ही डिस्टेंस कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूंगा, उस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ आएगी वो मिनिमम डिस्टेंस होगी, उस मिनिमम डिस्टेंस का नाम ही डिस्प्लेसमेंट होगा। तीसरी डेफिनेशन आती है स्पीड, चौथी डेफिनेशन आती है वेलोसिटी। इन दोनों को मैं एक साथ कवर कर सकता हूं। स्पीड की कहानी कनेक्टेड है डिस्टेंस से, वेलोसिटी की कहानी कनेक्टेड है डिस्प्लेसमेंट से। स्पीड की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस का मतलब हुआ एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, दैट इज कॉल्ड स्पीड। वेलोसिटी की अगर बात करें तो रेट
ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी कह सकते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसको हम कहेंगे वेलोसिटी। ठीक है, और एक डेफिनेशन और, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है जी, ये 5 क्वांटिटीज हमने लिए हैं, पांचों क्वांटिटीज का मुझे मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए। एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं। डिस्टेंस का मतलब हुआ इनिशियल से फाइनल तक पहुंचने के लिए जो पाथ लिया उसकी लेंथ। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मतलब जो स्ट्रेट लाइन होगा उसका लेंथ। स्पीड का मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, मतलब 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ। वेलोसिटी का मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, मतलब 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। एक्सीलरेशन का मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब 1 सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ। अब इन तीनों की अगर बात करें तो तीनों में रेट रेट रेट, यहां से फॉर्मूला बना हुआ। स्पीड की अगर बात करेंगे तो v इक्वल्स टू dx अपॉन dt, वेलोसिटी की अगर बात करेंगे तो v इक्वल्स टू ds अपॉन dt। अब कुछ लोग कहते हैं सर इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? लॉजिकली तो डिफरेंस है। ये जो मैं x ले रहा हूँ डिस्टेंस के लिए ले रहा हूँ, s जो ले रहा हूँ वो डिस्प्लेसमेंट के लिए ले रहा हूँ। तो dx जो मैंने लिखा वो चेंज इन डिस्टेंस है, ds जो मैंने लिखा वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन है। तो स्पीड का मतलब हो गया dx अपॉन dt, वेलोसिटी का मतलब हो गया ds अपॉन dt, और एक्सीलरेशन का मतलब हो गया है dv अपॉन dt, वेयर v इज द वेलोसिटी। ठीक है, तो ये कहानी है, इस कहानी को दिमाग में रखना है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, v इक्वल टू dx अपॉन dt। वेलोसिटी की बात करेंगे v इक्वल टू ds अपॉन dt, और a की बात करेंगे तो dv अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक बार कंफर्म करके बताओ इतनी कहानी समझ में आ रही है क्या? इसमें डिस्कशन और भी बहुत होगा काइनेमेटिक्स में, जब मैं बात करूंगा तो इससे रिलेटेड काफी कुछ। अभी हमने इंट्रोडक्शन लिया है, और वो इंट्रोडक्शन केवल इस चीज के लिए लिया है कि ग्राफ में ये कहानी किस तरह से काम करती है, उस चीज को हम अप्लाई करके देखना चाहते हैं। इसलिए पहले इन सारी चीजों का मीनिंग समझाए कि ये होती क्या क्या कहानी है। ठीक है, एक बार मेरे को फटाफट से कंफर्म करो ये कहानी समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से। क्लियर है यहां तक? बात तो सही है बेटा तुम्हारी। अगर मैं इसका डिटेल में डिस्कस करूं तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। तो जब तुम वेलोसिटी की बात करते हो ना तो यहां पर v के ऊपर वेक्टर लगता है। ठीक है, नोटेशन दोनों के लिए v होता है। स्पीड की बात करते हैं तो v लिखते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं तो v के ऊपर वेक्टर लगता है। वेक्टर और स्केलर वाले सेगमेंट पर अपन नहीं जा रहे हैं, इसलिए दोनों को v लिख रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। यहाँ जो ये वेलोसिटी है, तुम एक्सीलरेशन की बात करोगे तुम्हारा कंसर्न वेलोसिटी से है, वेलोसिटी की बात करोगे कंसर्न डिस्प्लेसमेंट से है, स्पीड की बात करोगे कंसर्न डिस्टेंस से। ठीक है, अब एक बार पीछे आ जाते हैं, स्लोप वाले सेगमेंट पे चलते हैं। स्लोप हमने लिखा tan थीटा। ठीक है, tan थीटा का मतलब हमने स्ट्रेट लाइन में भी बात की थी, स्टार्टिंग में भी बात की थी, dy अपॉन dx। स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा, दैट इज इक्वल्स टू dy अपॉन dx। ठीक है, तो कहीं पर भी स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो हम tan थीटा मतलब dy अपॉन dx। ध्यान रखना, स्लोप को dy अपॉन dx भी कहते हैं और tan थीटा भी कहते हैं, दोनों चीजों का एक ही मतलब है। ठीक है, बात यहां तक क्लियर? ये एरिया की बात हो गई, ये हमारी सारी क्वांटिटीज की बात हो गई। क्लियर है बेटा यहां तक की कहानी? अब ये जो रिलेशंस है इन रिलेशंस को अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, आगे बढ़े। देखो जी अब चीज किस तरह से काम करेगी, अब ध्यान से देखना है। सपोज x और t का ग्राफ है, और वो ग्राफ कुछ इस तरह से है। अगर मैं इसका स्लोप कैलकुलेट करूं, टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, एंगल थीटा लूंगा, तो मुझे tan थीटा मिलेगा। और tan थीटा जैसे अभी हमने स्लोप में डिस्कस किया था, ध्यान से समझना इस चीज को, जैसे हमने कैलकुलेट किया था tan थीटा dy अपॉन dx। अब जो dy अपॉन dx था उसके हिसाब से यहां अगर बात करें तो y की जगह तो हमने x ले लिया और इधर की तरफ हमने t ले लिया। तो जो हम यहां पर मैं बना देता हूं उसको अलग से,
कि अगर मैं एक्स और वाई का कर्व ले रहा हूं, ये टेंजेंट ले रहा हूं, ये थीटा ले रहा हूं, तो यहाँ पर टेन थीटा का मतलब dy अपॉन dx है। अब इस चीज को दिमाग में रख करके काम करेंगे बेटा, इसको दिमाग में रख करके काम करेंगे। तो यहाँ पर टेन थीटा का मतलब dy अपॉन dx है, तो यहाँ पर टेन थीटा का मतलब क्या हो गया, ये dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt अभी हमने लिखा था दैट इज इक्वल्स टू v। ठीक है, तो एक कंक्लूजन मिल गया हमें कि अगर मैं एक्स टी ग्राफ का मतलब पोजीशन और टाइम का ग्राफ लूं, एक्स का मतलब पोजीशन, पोजीशन और टाइम का ग्राफ लूं, उस ग्राफ का अगर मैं स्लोप लूं तो स्लोप से मुझे मिलेगी वेलोसिटी। कितनी बढ़िया बात है, पोजीशन टाइम ग्राफ का अगर मैं स्लोप लूं तो उस स्लोप से मुझे मिलेगी वेलोसिटी। इसी सीक्वेंस में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं कि अगर मैंने ग्राफ लिया v और t का, अगर आप ट्राई करोगे तो खुद बता सकते हो, कुछ ऐसे ले लिया, शेप पर मत जाना, अभी शेप तो कुछ भी हो सकती है, मीनिंग समझ रहे हैं। टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, थीटा ले लिया, टेन थीटा मतलब स्लोप ले लिया, dy अपॉन dx, dy y की जगह यहां पर हो गया v अपॉन dt दैट इज इक्वल्स टू a। इज दैट क्लियर? तो xt का स्लोप कैलकुलेट करूंगा तो v आ जाएगा, मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी और टाइम का स्लोप कैलकुलेट करूंगा ग्राफ का तो आ जाएगा एक्सेलरेशन। ये पॉइंट क्लियर हुआ 100% तरीके से? ठीक है, चलो जी, अब नेक्स्ट में आगे बात करते हैं एरिया से रिलेटेड। मान लो v और t का ग्राफ लिया, अगेन कुछ भी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा किसी भी तरह से आया, ठीक है। अगर मैं इसका एरिया कैलकुलेट करूं, फटाफट से देखते हैं एरिया वाली क्या कहानी थी। एरिया वाली कहानी थी कि टोटल एरिया अगर कैलकुलेट करना है तो इंटीग्रेशन y dx, राइट। तो इसको भी अपन यहां पर नोट कर लेते हैं एक बार कि अगर मैं ये ग्राफ ले रहा हूं x और y और इसका टोटल एरिया कैलकुलेट कर रहा हूं तो एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन y dx है। इसको दिमाग में रखेंगे भाई। अब यहां अगर मैं ये एरिया कैलकुलेट कर लेता हूं पूरा, तो ये एरिया क्या आएगा बेटा, इंटीग्रेशन इसके बेसिस पर y dx मतलब v dt। ठीक है, अब इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैंने लिखा था v इक्वल्स टू dx अपॉन dt, तो ये तो dx इक्वल्स टू v dt बना, और इसका अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं दोनों साइड तो ये बना। इस कहानी को समझना, एरिया वाली कहानी को ध्यान से समझना। एक बार वापस से देखो, एरिया के मामले में हमने ये कहा था कि x और y है, एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया का मतलब इंटीग्रेशन y dx। ठीक है भाई, यहां हम बात करें तो एरिया अगर कैलकुलेट करेंगे तो इंटीग्रेशन y का मतलब हो गया v, dx की जगह आ गया dt, तो यहां एरिया का मतलब हो गया इंटीग्रेशन v dt। बहुत अच्छी बात है, ये तो हुई एरिया वाली बात। फॉर्मूले की बात करें तो v इक्वल टू dx अपॉन dt होता है, यहां से dx इक्वल टू v dt आया, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया, ये कहानी बन गई। ये और ये तो सेम है, ये दोनों तो सेम है, सेम है, इसका मतलब एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx, और इंटीग्रेशन dx का मतलब क्या हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं ध्यान से देखूं तो dx क्या है, dt टाइम में होने वाला डिस्प्लेसमेंट, तो इंटीग्रेशन dx क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसका मतलब एरिया इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? एक बार और बात कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा डाउट रह जाता है कभी कभी। v और t है, एरिया कैलकुलेट किया, एरिया का मतलब इंटीग्रेशन y dx से इंटीग्रेशन v dt, फॉर्मूला कहता है v इक्वल्स टू dx अपॉन dt, तो यहां से dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन v dt इंटीग्रेशन कर दिया, ये भी इंटीग्रेशन ये भी इंटीग्रेशन, ये दोनों सेम है। इसका मतलब एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx, dx के इंटीग्रेशन का मतलब हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इक्वल्स टू टोटल एरिया। इसका मतलब अगर मैं VT ग्राफ का टोटल एरिया कैलकुलेट कर लूं तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है और डिस्टेंस भी हो सकता है, ये क्वेश्चन में क्लियरिटी आ जाएगी हमें, ये क्वेश्चन में क्लियरिटी आ जाएगी ये डिस्टेंस कैसे हो सकता है। मतलब एरिया से मैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों चीजें कैलकुलेट कर सकता हूं। VT ग्राफ का अगर मैं एरिया कैलकुलेट कर लूं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, ऐसे ही यहां पर अगर मैं A और T का ग्राफ ले लूं और उसका एरिया कैलकुलेट करूं तो इसका एरिया क्या आएगा, इंटीग्रेशन
वाई डी एक्स, वाई का मतलब ए, ये आ गया डी टी, ए इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी होता है, तो यहां से डी वी इक्वल्स टू आ गया ए डी टी, दोनों साइड इंटीग्रेशन, ये और ये सेम हो गए, इसका मतलब एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डीवी, इंटीग्रेशन डीवी का मतलब हुआ चेंज इन वेलोसिटी, तो यहां पर एरिया इक्वल्स टू आ गया है चेंज इन वेलोसिटी। बोलो कहानी क्लियर हुई? ये एरिया की कहानी है। तो वीटी का अगर मैं एरिया कैलकुलेट करूंगा तो मुझे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस मिल जाएंगे, एटी का अगर मैं एरिया कैलकुलेट करूंगा तो मुझे चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा, हाँ या ना? कंक्लूजन दिमाग में रख लेते हैं, टेबल बना लेंगे, टेबल बना करके चीजें समराइज हो जाएंगी। एक्स टी का अगर स्लोप कैलकुलेट करूंगा, ध्यान रखना है बेटा, इस चीज को भूलना नहीं किसी भी हालत में, अगर मैं एक्स टी का स्लोप कैलकुलेट करूंगा तो वेलोसिटी आ जाएगा, वीटी का स्लोप कैलकुलेट करूंगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है? वीटी का अगर मैं एरिया कैलकुलेट करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है? एटी का अगर मैं एरिया कैलकुलेट करूंगा तो चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है? 100%। अब इसकी टेबल बना लेते हैं। टेबल कैसे बनाएंगे? ये हो गया हमारा ग्राफ, या तो निकाल रहे होंगे स्लोप या फिर निकाल रहे होंगे एरिया। ग्राफ एक्स टी का, वी टी का, ए टी का। एक्स टी का अगर मैं स्लोप लेता हूं तो वेलोसिटी आता है, एरिया से अपन कुछ नहीं निकाल रहे होते हैं। वीटी का अगर मैं स्लोप लेता हूं तो एक्सेलरेशन आता है, एरिया अगर कैलकुलेट करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस आता है। एटी के स्लोप से कुछ नहीं निकाल रहा होता, इसका एरिया अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो क्या आ रहा होता है? चेंज इन वेलोसिटी। ये कंक्लूजन है बेटा पूरा। एक्स टी का स्लोप लेते हैं तो वेलोसिटी, वीटी का स्लोप लेते हैं तो एक्सीलरेशन, उसका एरिया लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, एटी का स्लोप लेते हैं कुछ नहीं आता, चेंज इन वेलोसिटी आता। ठीक है, ये कहानी है। कोई डाउट है कहीं पर? बोलिए। जल्दी कंफर्म करो बेटा। अभी 5 मिनट में पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे हम जल्दी से, जितना भी डिस्कस किया 5 मिनट में फटाफट से रिवाइज करेंगे सारा का सारा, फिर इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, खटाखट 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 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जल्दी जल्दी से। चलो अब एक बार जितनी भी चीज डिस्कस की है वो सारी की सारी चीज रिवाइज करेंगे। बात स्टार्ट की थी हमने स्लोप ऑफ द कर्व से। किसी भी कर्व का अगर मुझे स्लोप कैलकुलेट करना है तो मैं जिस पॉइंट पर स्लोप कैलकुलेट करना चाहता हूं वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, टेंजेंट ड्रॉ करके पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उसका एंगल थीटा लेता हूं, थीटा लेने के बाद में टेन थीटा कैलकुलेट करता हूं, टेन थीटा ही उसका स्लोप होता है जिसको मैं dy अपॉन dx भी लिखता हूं। ठीक है, इस कर्व में जैसे मैं बात करूं तो थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, थीटा के इंक्रीज होने से टेन थीटा इंक्रीज होगा, वो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनती है 0 से 90 डिग्री तक। तो थीटा से थीटा इंक्रीज होने से टेन थीटा इंक्रीज हुआ, टेन थीटा के इंक्रीज होने से स्लोप इंक्रीज हुआ। यहां अगर मैं बात करता हूं थीटा डिक्रीज हो रहा है, थीटा डिक्रीज हुआ, टेन थीटा डिक्रीज हुआ, टेन थीटा डिक्रीज हुआ, स्लोप डिक्रीज हुआ। यहाँ थीटा कांस्टेंट है तो स्लोप कांस्टेंट। स्लोप वाली कहानी क्लियर हुई। नेक्स्ट में हमने बात की थी एरिया ऑफ कर्व की। एक्स वाई कर्व का और एक्स के बीच का ये जो एरिया है कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? पतली सी स्ट्रिप ली, उसकी लेंथ को वाई कहा, विड्थ को क्योंकि बहुत कम है इसलिए dx कहा, पतली है इसलिए इसको रेक्टेंगल माना, रेक्टेंगल मान करके इसका एरिया कैलकुलेट किया, टोटल एरिया कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन किया, तो इंटीग्रेशन वाई dx का मतलब हो गया टोटल एरिया ऑफ दिस पोर्शन। ठीक है, ये एरिया की बात हुई। अब ये एक्स और वाई वाली कहानी आगे अप्लाई करने के लिए ऐसा नहीं है कि काइनेमेटिक्स में ये चीज अप्लाई होती है, लेकिन अभी मैं काइनेमेटिक्स में उस चीज को अप्लाई कर रहा हूं। ये स्लोप और एरिया वाली जो बात है ये अलग अलग चैप्टर में अलग अलग क्वांटिटीज के लिए काम आती है, क्योंकि हम इसके आगे वेक्टर पे जाएंगे, वेक्टर के बाद में काइनेमेटिक्स वाला सेगमेंट लेंगे, इसलिए पहले मैंने काइनेमेटिक्स वाली चीजों को ले लिया है। ऐसा मत समझना कि स्लोप और एरिया केवल इन्हीं क्वांटिटीज के लिए काम करने वाली चीजें हैं, वो जनरल कॉन्सेप्ट है
और चैप्टर्स में भी काम आता है, 12th के चैप्टर्स में भी काम आता है। तो पहले हमने समझा डिस्टेंस को, डिस्टेंस का मतलब हुआ इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए जो पाथ है उस पाथ की लेंथ। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस। स्पीड का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। वेलोसिटी का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक्सीलरेशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो स्पीड आ गई dx अपॉन dt, ds अपॉन dt, और एक्सीलरेशन आ गया है dv अपॉन dt। ठीक है, ये इनकी बात हुई। फिर उसके बाद में हमने ग्राफ्स के लिए बात की, एक्स और टी का ग्राफ, पोजीशन और टाइम का ग्राफ। हमको मालूम है कि स्लोप की बात करेंगे tan थीटा dy अपॉन dx। यहाँ स्लोप लिया तो tan थीटा dy अपॉन dx का मतलब dx अपॉन dt दैट इज इक्वल्स टू v। तो xt ग्राफ के स्लोप से हमें वेलोसिटी मिल गया। ऐसे ही vt का स्लोप अगर मैं लूंगा तो एक्सेलरेशन मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ूंगा तो vt का अगर मैं एरिया कैलकुलेट करूंगा तो एरिया का मतलब इंटीग्रेशन y dx। यहाँ इंटीग्रेशन हो गया है y dx, y का मतलब हो गया v, dx का मतलब हो गया dt, और फॉर्मूला देखो तो v इक्वल्स टू dx अपॉन dt, तो dx इक्वल्स टू ये आया। इंटीग्रेशन किया तो राइट हैंड साइड दोनों का सेम है, इसका मतलब एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx। इंटीग्रेशन dx का मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। इसका मतलब अगर मैं vt ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया कैलकुलेट करूंगा तो मुझे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस मिलेगा। at में अगर मैं एरिया कैलकुलेट करूंगा तो मुझे चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। ठीक है, ये जो ग्राफ का डिस्कशन था इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिख लिया कि अगर मैंने xt का स्लोप लिया तो वेलोसिटी आ गया, एरिया से कुछ कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, vt के स्लोप से एक्सेलरेशन आ गया, उसके एरिया से डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आ गया, at का स्लोप कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, चेंज इन वेलोसिटी आ गया एरिया कैलकुलेट करने से। बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत काम की चीज है। स्लोप और एरिया वाली कहानी को समझ लेना, फिजिक्स में बहुत जगह काम आती है चीज। ठीक है, फाइनली कोई डाउट है बेटा? यह कहानी क्लियर हो गई है? क्लियर हो गई ये बात? कोई डाउट तो नहीं है? चलो जी फटाफट फटाफट से बता दो, क्लोज करते हैं फिर आज का। कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है यार, चल फिर नेक्स्ट क्लास में है ना इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चीजों को सीख लेना एक बात होती है, चीज तो हमने सीख ली, स्लोप क्या होता है, एरिया क्या होता है, काइनेमेटिक्स में बात करें तो कौन से ग्राफ के स्लोप से क्या आ रहा है, एरिया से क्या आ रहा है। अब उसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो समझ में आएगा। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू, गुड नाइट।